प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स लेकर। इनकम टैक्स विषय में हमने इससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 पढ़ा था। आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। आज की जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। पहला कि एक तो जो पिछला वीडियो आपने देखा है उसमें जितनी भी बातें आई आप उनको नोट करें, स्क्रीनशॉट लेकर उसको रख लें और कॉपी में नोट्स बनाएं ताकि आप उससे आराम से बिना वीडियो स्टार्ट करे आप उससे पढ़ सकते हो। दूसरा जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो भी बच्चा उस वीडियो को देखा है या जो उसको देखा है वो कमेंट में उसके अपना नाम ज़रूर लिखे ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट उसको अच्छे से देख रहा है। और एक हमेशा की बात जो मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो आप देखें, लगातार आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपनी क्लास बहुत फॉर्मल, बहुत सिंपल, ताकि धीरे धीरे बढ़ती है आगे, हम लगातार चल रहे हैं इस पर, तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा, आप अच्छे से सीख पाओगे। तो ज़रूर आप इस बात को ध्यान में रखें और लगातार देखते रहें। एक और विशेष बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो समय है बीकानेर में मुख्य रूप से और पूरे भारत में भी कोरोना बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सारे चूँकि मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे विश्वास है आप मेरी बात को हमेशा मानते हैं, है ना, और मानते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो भी गाइडलाइन है कोरोना के लिए उनको फॉलो अप करें, मास्क लगा के रखें। चूँकि आप लोगों का बाहर बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं होता है तो अति आवश्यक कार्य जब तक ना हो बाहर ना निकलें। पेरेंट्स जो कहते हैं उसको ज़रूर मानें। ये समय बहुत क्या कहते हैं ना, संघर्ष का समय है हमें, और ये संघर्ष भी कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, जीवन मृत्यु का संघर्ष है। तो इसलिए बहुत सेफ रहें और पढ़ाई भी करते रहें ताकि जब भी हम इससे बाहर आएँ तो हमें पढ़ाई की टेंशन नहीं होगी, हमें पता होगा कि हम अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहें और सेफ रहें, और जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, उनको भी यही मैसेज दें, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका होगा, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और फिर से वही स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वीडियो आप देखें, एक एक बात को ध्यान से सुने, एटलीस्ट 2 बार वीडियो को देखें। उससे जो शब्द मैंने बोले वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और ये चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट कभी भी आप जैसे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स होता है इंट्रोडक्टरी है, क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नॉलेज का जो बेस है वो इंट्रोडक्शन होता है। तो आप कोशिश करें इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत अच्छे से करें। जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा आपको लगेगा, समझ में आएगा, हम बहुत बेहतर सीख पाएंगे एक एक चीज़। अभी इनकम टैक्स के जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और बिना इंट्रोडक्टरी पार्ट के इनकम टैक्स को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें, सारे आने वाले वीडियो देखें। जो व्यक्ति अभी इस वीडियो को ही देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले अपने पार्ट 1 जो पहला इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन था वो हमने बनाया था, तो वो भी आप देखें। आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको उसमें सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा, है ना। और हमें ये साबित करना है कि हाँ, ऑनलाइन के आधार पर पढ़ाई हो सकती है। ये हम सबकी एक म्यूचुअल कहते हैं ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो दोनों ये प्रूव करें कि हाँ, हम ऑनलाइन के माध्यम से अच्छा पढ़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से आप देखें अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हमारा जो है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 ले रहे हैं हम। इससे हम पहले हमने पार्ट 1 भी लिया है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो चीज़ें होती है, तो पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी उनको आपको रिवाइज़ करना है। आज की हमारी हेडिंग जो है वो है आय की प्रमुख विशेषताएं।
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम। तो आय की प्रमुख विशेषताओं में मैंने वैसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसीलिए मैंने प्रमुख विशेषताएं ली है जो एटलीस्ट एक इनकम टैक्स के स्टूडेंट को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें इसको एक एक को दिमाग में रखने की। आगे बढ़ते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे इसको ले लेता हूँ। ये आपके हेडिंग्स हो गए। सबसे पहले आप देखें नंबर वन आपका है सोर्स ऑफ इनकम, आय का साधन। यानी आपको इनकम की, हम किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, इनकम की। तो इनकम की विशेषताओं में आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो किस सोर्स से आती है। यानी आय का जो सोर्स है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, किस सोर्स से इनकम हो रही है। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी करते हो तो आपको सैलरी मिलती है। आपके कोई चीज़ बेचते हो तो उससे जो प्रॉफिट होता है, तो वो बिज़नेस जो है वो उसका सोर्स हो गया। तो मकान किराए पर दिया तो उसे किराया मिलता है, तो जो मकान है उससे आय हो गई, वो उसका सोर्स हो गया। तो ऐसे हर इनकम की सोर्स होती है। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति में आपने पैसे जीते, तो आपका सोर्स हो गया कौन बनेगा करोड़पति, है ना। तो पहला पॉइंट हुआ कि आय का सोर्स जो है वो आपको आइडेंटिफाइड होना चाहिए, किस सोर्स से इनकम प्राप्त हुई ये पता होनी चाहिए, और हर आय का एक सोर्स होता है। क्लियर? ये पहला पॉइंट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आप देखिए, इन द फॉर्म ऑफ मनी। इनकम की जो मुख्य विशेषता है कि वो ये कहते हैं कि आपके मॉनेटरी होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ मनी होनी चाहिए, है ना। तो मनी के रूप में यानी कैश के रूप में होती है वो इनकम होती है। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें और बता दो, मॉनेटरी तो है ही है, वो तो इनकम मानी ही जाएगी, पर जो सुविधाएं हैं उनको भी इनकम मानते हैं, नॉन मॉनेटरी भी लिया जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन केवल आपके मॉनेटरी के रूप में किया गया है। नॉन मॉनेटरी भी, जिसको हम फैसिलिटी बोलते हैं, वो इनकम का पार्ट माना जाता है। वो कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि इनकम को हम मॉनेटरी होनी चाहिए, मौद्रिक यानी मुद्रा में, या मुद्रा के समकक्ष यानी जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको ये समझें, इनकम एज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, उसका मूल्य होना चाहिए। क्लियर? इनकम जो है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप इसमें देखें, आपके है थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्स, अवैध साधनों से आय। इनकम टैक्स की एक विशेषता है, वो आय के वैध और अवैध में नहीं उलझता है। इनकम टैक्स सिर्फ ये कहता है अगर आपको कोई भी प्राप्ति हुई, चाहे वो लीगल है या वो इलीगल है, दोनों ही स्थिति में वो इनकम मानी जाएगी। तो हमें ये बात याद रखनी है, दोनों ही स्थिति में उसको इनकम माना जाएगा। क्लियर? यानी वैध और अवैध में इनकम टैक्स कोई डिफरेंस नहीं करता है। वो ये कहता है चाहे लीगल है या इलीगल है, दोनों ही स्थिति में हम उसे इनकम मानेंगे। और इनकम मानने का मतलब है कि हम, चाहे आप वैध थे या अवैध थे, आपको टैक्स देना होगा। अब प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि इसका मतलब इनकम टैक्स कहता है आप अवैध कार्य करो? नहीं, इनकम टैक्स इस मामले में ये कहता है कि आप मुझे टैक्स दे दो, ठीक। अब इलीगल इनकम जैसे ही उसे सोर्स पता चलेगा, वो तुरंत ही उसको अगला जो क्राइम ब्रांच है उसको दे देगा कि अब आप इसे आप संभाल लो, हमारा काम तो टैक्स लेने का था, हमने कर लिया है। चूँकि ये गलत तरीके से काम करता था तो वो क्राइम ब्रांच को दे देगा, फिर वो क्राइम ब्रांच उसको देखती रहेगी। यानी इनकम टैक्स बहुत आप कहें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो वैध अवैध में डिफरेंस करने का काम उसका नहीं है। वो तो इनकम है क्या कि हाँ है, चलो टैक्स लगा दो। अवैध होने पर वो उसको आगे की कार्रवाई के लिए अन्य विभाग को भेज देता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बने रहे, साधन जितने भी हमारे पास सोर्सेज है उसे हम पढ़ते रहेंगे। आप बस लगे रहो, धीरे धीरे सीखना भी शुरू कर देंगे। कई बच्चों ने मुझे बुक के बारे में पूछा था कि भाई कौन सी बुक होनी चाहिए, कौन सी बुक आप लेंगे। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई बुक महत्वपूर्ण नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं उनको बुक्स में आप ले सकते हैं। तो जिस समय बुक का रेफरेंस हमें देना होगा मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, है ना। आपका भी कोई प्रश्न था कि कौन सी बुक, तो कौन सी बुक के लिए अभी इंतज़ार करिए।
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, आय का उपयोग व मोड। आय का उपयोग क्या है और आय का मोड क्या है ना, जिसको हमने कहा डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये एक अलग तरीके से टर्म है, आप इसको समझने की ज़रूर कोशिश करिए। हर इनकम टैक्स के विद्यार्थी को ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन, इसका मतलब हो गया उपयोग। जब आपको कोई पैसा मिलता है तो आप उसे उपयोग करते हो ना, तो जो भी उपयोग है वो टैक्सेबल होगा, यानी वो खर्चा अगर आप कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। क्लियर? अब आप पूछोगे सर ऐसा फिर कैसे, तो इसका एक एग्जांपल आप समझे। जैसे मान लो आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, आप उस 50,000 को कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे ना। आप उसे खाने पीने के सामान, कपड़े, किराया, जो भी खर्चे आपको पेमेंट करने हैं, स्कूल की फ़ीस, सब करते हैं पेरेंट्स, तो वो खर्चे होंगे। तो हमेशा ये मान के चलो कि जो इनकम आपको मिली वो बचने वाली तो है नहीं, कहीं ना कहीं खर्च होगी। इसलिए इनकम टैक्स ने कह दिया कि अगर आप उपयोग करते हो उस पैसे का तो वो उपयोग टैक्सेबल है। आप ये मान के चलो कि वो आपके उसकी इनकम में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये लॉजिक नहीं चलता कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया तो पैसा अब हमारे पास नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे। इनकम टैक्स ने इस बात में ये कह दिया कि अगर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आय का उपयोग है, तो वो आपके इनकम का ही पार्ट माना जाएगा और वो इनकम में जुड़ेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल दूं, अच्छा समझ में आता हो तो गुड। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो संख्याओं में लेता हूँ तो थोड़ा सा वही बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं जिस जगह पे नौकरी करता हूँ वहाँ से मुझे 50,000 रुपये सैलरी मिली, यानी मेरी जो सैलरी है वो 50,000 है। मैंने क्या किया, अरे ये तो गायब हो गया, दूसरे वाला पेन लेना पड़ेगा, है ना। चलो, मैंने अपनी सैलरी ली 50,000। इस 50,000 में से 10,000 रुपये मैंने ऑफिस वालों को ये कह रखा था कि आप उसको LIC प्रीमियम के जमा करा देना, तो पीछे कितना बचेगा, 40,000। तो वो मुझे सिर्फ 40,000 ही दिए, 10,000 तो उन्होंने काट के LIC में जमा करा दिया। क्लियर? LIC में जो पैसा जमा कराया वो उपयोग हुआ उसका, किसके लिए था, मेरे लिए उपयोग था, है ना। मैंने उसका उपयोग किया तो इनकम टैक्स कहता है नहीं, 40,000 पे नहीं, 50,000 रुपये आपकी क्या मानी जाएगी, आय मानी जाएगी। यानी जो पैसा आपने कम किया था ना उसे वापस जोड़ दो, इनकम टैक्स कहता है। यानी 40,000 में 10,000 वापस जोड़ो, 50,000 बनाओ, और इस 50,000 इसको हम बोलते हैं ग्रॉस पे टैक्स लगेगा, याद रहेगा, ग्रॉस इनकम। अभी ये बहुत डिटेल में आगे आएगा, पर फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो उसको भी मुझे सूचित करो, तो मैं उससे क्या चेंज कर पाऊँगा। देखो, आप स्टूडेंट नए हो और मैं ऑनलाइन के आधार पे, टीचर भी ऑनलाइन बेसिस पे नया हो, तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि कुछ चेंज की ज़रूरत है तो ज़रूर बताना मुझे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, 1-to-1 टीचिंग है, इससे अच्छा कभी नहीं हो सकता। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप पढ़ने वाले और मैं पढ़ाने वाला, तो अपने दोनों के बीच की बात हो गई। तो जो भी आपको हो ज़रूर मैसेज करें। मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन में, जब पहली स्क्रीन थी उसमें दिया हुआ है ऊपर ही ऊपर। आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर दें। ये अपनी कहते हैं ना फ्रेंडली क्लास है, इसके अंतर्गत मैं आपको अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अच्छा एक और चीज़, कहीं पे भी कई बार ऐसा होता है सर इसमें ये भी था, ये भी था, ये भी था। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं आपको बहुत आसान भाषा में शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से इसको ले रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्ड लेने से तो फिर ये वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अपनी कोशिश है इम्पोर्टेंट को लेते रहो, जो आपको मिनिमम तो करना ही चाहिए। तो वी आर डूइंग मिनिमम। क्लियर? मैक्सिमम के लिए किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको इस मिनिमम से उस मैक्सिमम को पढ़ना आसान हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें, यानी ये था एप्लीकेशन। अभी डाइवर्जन तो हमने सीखा ही नहीं कि मोड क्या होता है। डाइवर्जन होता है कि जैसे आपको कोई इनकम मिली, मैं इस एग्जांपल को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ पे ले सकूँ, है ना। तो यहाँ पे
दूसरा लेते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है कि आपको 50,000 रुपये तनख्वाह मिली, क्लियर, और आपके इस 50,000 की जो सैलरी मिली उसमें ये कहा गया कि आपको किसी भी कारण से यू आर फोर्स कि आपको 10,000 रुपये तो किसी अन्य को देने पड़ेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को देने ही पड़ेंगे, तो आपके पास बचेगा कितना नेट? 40,000 बचेगा। तो यहाँ पे ये 10,000 घटाना यानी ये आय का मोड कहलाता है, यानी किसी को अन्य को ट्रांसफ़र करना कंपल्सन है, देना कंपल्सन है, तो ये आपके इसमें से लेस हो जाएगा और इस बार आपके जो है टैक्स में इनकम जो है वो 40,000 मानी जाएगी, क्योंकि 10,000 जो है वो आपके होगा डाइवर्जन ऑफ इनकम, वो किसी और को आपने दे दिया है विद अ कंपल्सन, क्लियर, बांटना नहीं है, कंपल्सरी हो तो ऐसा हो सकता है, तो वो मोड कहलाता है। इसी तरह से मान लो हम प्रॉफिट पे लेते हैं, ये तो सैलरी का एक एग्जांपल था, मैं एक और एग्जांपल से आपको इसको और अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का, ठीक है ना, ये आपका प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट में आपको क्या करना है, 10,000 रुपये तो आपके हैं और 10,000 जो है वो एक्स कोई भी व्यक्ति है उसको देना ज़रूरी है, क्लियर। तो ये जो 10,000 आप इसको दे दोगे 10,000, ये आपके कहलाता है डाइवर्जन, और डाइवर्जन आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है, गुड। चलें आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ये लीजिए हटा दिया यहाँ से, इसको बोर्ड क्लियर चाहिए और कॉपी भी एकदम क्लीन साफ़ सुथरी पसंद है मुझे जहाँ पे आप लिखते हो। चलें अब आपके बाद में आता है ये रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज़ अर्लियर। इसमें आपके क्या होता है कि अगर कोई पैसा ड्यू हो चुका है, देखो रिसीव का मतलब आपको पता है मिलना, जैसे मान लो आप मेरे यहाँ पे नौकरी करते हो, इस एग्जांपल को बिल्कुल अपने पे ले लो, मैं आपका मालिक हूँ, आप मेरे यहाँ पे नौकरी करते हो और 10,000 रुपये पर मंथ मैं आपको देता हूँ, कहानी समझ में आ रही है। अब होगा क्या कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने होते हैं, क्लियर, 12 महीने के हिसाब से आप गणित देखो, आपके 12 इंटू 10,000 तो ये हो गया आपके 1,20,000, सही है क्या? चेक करो बेटा, हाँ सही है। तो 1,20,000 रुपये आपको मुझे देना है। हुआ ये कि किसी कारण से मैं आपको 2 महीने की सैलरी नहीं दे पाया और मैं आपको सिर्फ 10 महीने की सैलरी दे पाया, जिस कारण से आपको मैं टोटल 1,00,000 रुपये सैलरी पेमेंट कर दिया, पेड, और आपके लिए ये जो पेड था वो हो जाएगा रिसीव्ड, क्लियर। लेकिन 2 महीने जो थे, 10 नौकरी आपने पूरे 12 महीने कर चुके हैं, क्लियर, लेकिन मैंने आपको दिया कितने का है, 10 महीने का, तो 2 महीने के क्या हो गए, ड्यू तो हो चुके हैं पर प्राप्त नहीं हुए, जिसको हम बोलते हैं एक्रूड, पता होगा एक्रूअल। तो ये एक्रूड इनकम हो गई है, और इनकम टैक्स ये कहता है कि यदि प्राप्त हुआ हो या ड्यू हुआ हो, दोनों में से जो भी पहले हो उसके आधार पे उस पर टैक्स लगा देना चाहिए। यानी आपको सैलरी तो मिली 10 मंथ की, ठीक है, लेकिन इनकम आपकी मानी जाएगी 12 मंथ की, क्योंकि 2 महीने रिसीव्ड नहीं हुए पर ड्यू तो हो गए हैं, गुड। कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आपके दिमाग में आए, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं भी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की, सूनर और लेटर, कभी भी उसका रिप्लाई ज़रूर होगा, ये मान के चलें। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से चलो। एक और साथ में मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, हमारा फेसबुक पे हमारा पेज है ई स्कूल नाम से, उसमें उसके माध्यम से भी आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पेज ई स्कूल, यूट्यूब चैनल ई स्कूल, इंस्टाग्राम ई स्कूल, हर प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप देखना, कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, मिल के पढ़ना है। मेरा एक ही मैसेज है, आपका कोई प्रश्न हो, मुझे कुछ पूछना हो तो ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बातें भी ज़रूरी है। देखो आप ये मत सोचना कि ऐसे सर तो बात कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे तो मन कैसे लगेगा। मैंने कहा 1 to 1 है,
आप देख रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, तो बातें करना ज़रूरी है, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दें। गुड। अब आगे तो हमने विच एवर इज अर्लियर को पढ़ लिया था। अब छठा पॉइंट हम देखते हैं। 6th पॉइंट आपका हो गया प्रोबेबल इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, यानी संभावित आय, यानी आपको किसी इनकम के होने की संभावना हो तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास स्टॉक है, आपका बिजनेस है, स्टॉक में ये है कि उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ने वाली है, रेट बढ़ जाती है ना, तो वैल्यू बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी है, तो उस बढ़ने की संभावनाओं में उससे प्रॉफिट जनरेट होगा। जैसे मान लो आप 50 रुपये की कोई वस्तु बेच रहे थे, अब उसकी बाज़ार में रेट 120 रुपये हो गई, तो आपका जो स्टॉक है उस पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना। 50 रुपये की चीज़ घर में पड़ी है स्टॉक के रूप में, लेकिन उसकी वैल्यू 120 हो गई, यानी प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, संभावनाएं हैं कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स ये कह रहा है कि संभावित इनकम नहीं मानी जाती। देखिए यहाँ पे नॉट ट्रीटेड एज इनकम, नहीं मानना, संभावित आय इनकम नहीं मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है इनकम इंक्लूड्स लॉसेस, यानी वो ये कहता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि जब प्रॉफिट होता है तब तो इनकम है, तो लॉस होगा, तो इनकम टैक्स ने कहा वो भी आपकी इनकम है, ऋणात्मक आय, नेगेटिव इनकम। इनकम टैक्स आपको छूट देता है कि आपकी इनकम नेगेटिव हो सकती है, और नेगेटिव इनकम का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पॉजिटिव इनकम ज़्यादा होती है उसमें से नेगेटिव इनकम घटा दी जाती है, फिर जो फाइनल बचती है उस पे ही टैक्स लगता है, तो इनकम नेगेटिव हो सकती है। बिज़नेस में जनरली ऐसा ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उसमें कई बार प्रॉफिट होता है और कई बार लॉस होता है, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही उसकी इनकम मानी जाती है। जो लॉस है वो नेगेटिव इनकम मानी जाएगी, ऋणात्मक आय। समझ में आ रहा है? गुड, बने रहो, सीखते रहेंगे। ये 7 पॉइंट्स यहाँ पे समाप्त भी हो जाते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट कर, उठना नहीं है, लगातार देखना है। अगले पार्ट को देखना, वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करें, चलो। छोटा सा बच्चा है, उसका प्रश्न देखो क्या है। वो ये सीखना चाह रहा है कि किस तरीके से इसको किया जाए। तो बेटा सबसे पहले जो है वो आपके क्या है, हेड्स ऑफ इनकम, हेडिंग आय के स्रोत या सोर्स या शीर्षक, हिंदी एग्जैक्ट जो शब्द होगा वो होगा आय के शीर्षक। एक्चुअली क्या हुआ है, इनकम टैक्स ने जो इनकम है बहुत सारे साधनों से होती है, तो उसको कुछ हिस्सों में बांट दिया ताकि इनकम को अलग अलग हिस्सों में बांटने से उनके अलग अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट हो सके, उसको अच्छे से समझा जा सके। तो इनकम टैक्स ने इनकम को 5 भागों में बांटा है, फिक्स है 5। क्लियर? 5 पार्ट्स। कौन कौन से? इनकम को इनकम टैक्स ने 5 भागों में बांटा है, जिसे हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक कहा जाता है। पहला, नंबर 1, मेरे साथ देखिए। नंबर 1 है सैलरी। सैलरी यानी वेतन। वेतन क्या होता है? वेतन जब एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो उसके काम के बदले में देता है वो क्या कहलाता है? सैलरी। मजदूरी भी यहाँ पे सैलरी के अंतर्गत ही आएगी, ये भी याद रखना है। रेम्यूनरेशन भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो सैलरी हेड हो गया। इसकी विशेषता हो गई, एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, जो पैसे दे वो सैलरी है और वो सैलरी हेड में जाएगी। तो आप लोगों को पता है ज़्यादातर तो लोग तो नौकरी करते हैं, तो जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी इनकम सैलरी में जाएगी। हेड हो गया ना, यानी इनकम आप एक तरीके से ये मान लो कि जो सारी दुनिया है,
तो हर व्यक्ति इनकम कमाता है ना। व्यक्ति का मतलब इनकम टैक्स में आपको पता है, हमने पढ़ा है पहले वाले पार्ट में कि व्यक्ति यानी पर्सन का मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है। तो वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आय कमाता है, तो वो सारे क्या इसमें आ रहे हैं क्या, ये बस देखना है। तो नौकरी करने वाले लोग किस में आ गए, सैलरी में, पहला हेड हो गया, फर्स्ट हेड सैलरी। ये आगे हम चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। 5 इनकम यानी ये जो 5 हेड आप देख रहे हो ना, इसमें ये पूरी किताब का 60% पार्ट है। आप ये भी ध्यान रखिए, ये 5 चैप्टर हैं, जो 5 हेड है वो 5 चैप्टर है, और ये इनकम टैक्स का बेस पार्ट है इनकम का, तो ध्यान से देखना है। सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी, HP बोलता है शॉर्ट में, क्या बोलता है, HP, हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी जो है उसमें जिन लोगों के पास मकान है तो वो क्या करते हैं, किराए पर देते हैं। तो किराए पर देते हैं तो उससे जो इनकम प्राप्त होती है रेंट के रूप में, है ना, वो आपके क्या कहलाती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। क्लियर। तो इसमें वो सारे इनकम आ गई जो कि हाउस से आपको मिल रही है, किराए पर देने से। हाउस का मतलब दुकान भी है ना, आपके ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भवन भी हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब इसमें वो सारे लोग आ जाएंगे जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के मालिक हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे बिज़नेस में। और प्रोफेशन में आपके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, मैं हूँ जैसे, तो वो सारे आ जाएंगे। ये प्रोफेशनिस्ट हो गए, तो वो सारे इसमें आते हैं। उसके बाद में यानी बिज़नेस एंड प्रोफेशन भी क्लियर है, ये भी इनकम का एक हेड है, इसमें भी जो आते हैं वो सारे आ गए। फिर आया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है जब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति को बेचने से, व्हेन ही और शी सेल हिज एसेट्स, जब अपनी एसेट्स को बेचते हैं तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके कैपिटल गेन हेड में आता है। पूंजीगत हिस्सा हो गए, है ना, तो पूंजीगत प्राप्तियां कह दो, कैपिटल गेन कह दो, ये आपके हो गया। क्लियर। कोई भी संपत्ति बेचने से आपको यदि प्रॉफिट, अब सम एग्जांपल बताता हूँ, उससे थोड़ा आप अच्छा समझ पाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लैट था और मैंने उसको बेच दिया, तो मुझे बेचने से उससे प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट कैपिटल गेन में आएगा। मेरे पास शेयर्स थे, पुराने खरीदे हुए थे, और मैंने उसको बेच दिया, तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कोई भी एसेट्स जो पुरानी थी या नहीं थी, आपकी एसेट्स थी, एसेट्स बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन में आ जाएगा, तो वो भी आ गया। उसके बाद में 5वां जो हेड है वो आपके हो गया अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स ने 4 तो हिस्से कर दिए इनकम के, जिसमें लगभग सारे लोग आ गए। देखो, नौकरी करने वाले आ गए, मालिक जो बिज़नेस चलाते हैं वो आ गए, जो किराए की इनकम से पैसा कमाते हैं वो आ गए, और जो अपनी संपत्तियां बेच के पैसा लाता है वो भी आ गए। मुख्य रूप से सारे आ गए, पर अभी भी बहुत बच गए। तो अन्य कोई भी इनकम है तो उसको हम कौन से हेड में ले लेते हैं, अदर सोर्सेज में, अन्य शीर्षक। तो इसमें बाकी जो बचा, यानी जो पहले 4 में नहीं आया और इनकम है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये 5 हेड्स हुए। क्लियर। सैलरी, HP, BP, CG, OS। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सैलरी, HP, BP, CG और OS। क्लियर। शॉर्ट नेम याद रखने काम आएंगे बहुत। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। एक और नया शब्द आप लोगों के लिए, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। जब आप इन 5 हेड्स की इनकम को एक साथ जोड़ देते हैं, ऑल 5 हेड्स, सैलरी, HP, BP, CG, OS, है ना, तो इन 5 को जब आप जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ तक जितनी भी बात बताई वो अच्छे से समझ में आ गई है। और आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, आज इंट्रोडक्शन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हमने वीडियो देखे, इससे हमारा फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट हो गया है। एक पूरे चैप्टर को हमने इसमें एक अच्छे तरीके से, मिनिमम, मैंने कहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है,
पर इम्पोर्टेंट है। तो पहला चैप्टर थियोरेटिकल चैप्टर ही है, वो हमने कर लिया है। चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप किसी भी माध्यम से मुझे ये सूचना ज़रूर दे दें कि आप मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। क्लियर? आने वाले समय में मैंने आपसे कहा है ये 2 महीने में हम लगातार वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। हमारा जो साथी है वो YouTube बन गया है, तो मैं YouTube को भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं आप तक कैसे पहुँचता। आप अपनी टेबल से पढ़ रहे हैं, मैं अपनी टेबल से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ते रहिए, बने रहिए। वीडियो के मामले में हर 2 या 3 दिन से मैं एक वीडियो पुटअप करूँगा, क्योंकि मैं उस पर व्यूज़ देखता रहता हूँ YouTube पे। लगातार सारे स्टूडेंट जैसे जैसे देखते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। जब मुझे मेरा एक टारगेट किया हुआ है कि इतना लोग देख चुके होंगे तो मैं अगला वीडियो पुटअप कर दूँगा। तो अगली क्लास पे जल्दी मिलते हैं। आप जल्दी से जल्दी सारा वीडियो देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सबको तक पहुँच पाए, है ना। तो कोशिश करेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछेगा। एक और बात बता देता हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते वो हमारी आदत में ऐसा है कि आपसे बात करना ख़त्म करने की इच्छा ही नहीं होती, पर ठीक है, समय को भी ध्यान रखना होता है। बाय।